हेलो बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते। यस, वी आर लाइव नाउ। चलो भाई, शुरू करते हैं। न्यूक्लिक एसिड। उम्मीद है एग्जिट एग्जाम वाली लाइव क्लास काफी पसंद आई होगी तुम लोगों को। यस, डीएनए आरएनए है ना, बहुत बेसिक चीज है। अच्छी बात यह है कि इसका जो सिलेबस है ये हमारे जो 10+2 है उससे ऊपर का नहीं। जितना हमने वहां पे पढ़ा था सिर्फ वही है, उसके बाहर का कुछ भी नहीं है। ओके, यस रामपाल, ठीक। 10+2 से ऊपर का नहीं है। दूसरी चीज ये कि एक क्वेश्चन हमेशा आता है। कल राजस्थान बोर्ड का मैंने बायोकेमिस्ट्री का पेपर दिखाया था, उसमें भी तुम लोगों ने देखा होगा कि न्यूक्लिक एसिड से एक क्वेश्चन था। हमेशा एक क्वेश्चन न्यूक्लिक एसिड का रहता ही रहता है, और एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में भी रहता है। मींस ये मान के चलो कि 3 से 4 नंबर गेन करने में ये छोटा सा चैप्टर 2 लेक्चर का है, मात्र 2 लेक्चर का। और बहुत सिंपल, कहीं कुछ नहीं, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं। बचपन से डीएनए आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या पढ़ना है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या पढ़ना है, राइट। और कैसे बनता है ये पढ़ना है तुमको। और फिर वाटसन क्रिक मॉडल का डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ लेना है। बस इतना सा तुम्हारा छोटा सा सिलेबस है। एडेनिन, गुआनिन, थायामिन, साइटोसिन। ठीक, चलो भाई शुरू करते हैं। ये तुम्हारा सिलेबस है। इस तरीके से भाई तुम्हारा डीएनए होता है, एंटी पैरेलल 3 5 एंड 5 3 एंड से जुड़ा होता है। अभी आगे डिस्कस करते हैं। चलो भाई, न्यूक्लिक एसिड इनको क्या बोलते हैं? डीएनए आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? ये न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लियस के अंदर ज्यादातर पाए जाते हैं, या न्यूक्लिएटेड सेल्स में पाए जाते हैं। मोहम्मद अमन, फार्माकोलॉजी में सेशनल में 40 में 39 नंबर पाया हूं सर जी, जबरदस्त डियर, मजा आ गया। ऐसा होना चाहिए कि टीचर भी सोचे कि जो है नंबर काटे कहां से। अब सोच के देखो, इस बच्चे के सेशनल में 40 में 39 नंबर आए हैं। ये बात बताता है कि टीचर ने एक नंबर जबरदस्ती का काट लिया, इसने कोई स्कोप नहीं छोड़ा। ऐसी कॉपी लिख के आओ तो देखो फाइनल में रैंक आती है कि नहीं आती है। असद 37 आउट ऑफ 40। सोच के देखो, इसको कहते हैं कॉपी, इसको कहते हैं कॉपियां, इसको कहते हैं पढ़ाई की धार। मींस एक एक टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सोचो एग्जिट नहीं, कोई भी एग्जाम देने जाओगे वो निकल जाएगा। इस लेवल की पढ़ाई होती है इस क्लास में, किसी भी तरह की। मेरी वजह से सब कुछ नहीं होता, मेरा काम पढ़ाना है, तुम्हारा काम पढ़ना। पढ़ाता तो मैं सबको हूं, तो इसमें असली मेहनत तुम्हारी है। समझ गए? बायोकेमिस्ट्री में बताओ भाई, 38 नंबर आउट ऑफ 40 निर्विकल्प के, है बड़ी चीज। ओ तेरी, सुमित साहू 40 आउट ऑफ 40, ये तो यार ज्यादा हो गया। सुमित, इज इट रियल? बाकी अभी देखी नहीं, ठीक है, इसी तरह अपडेट करते रहना।
लास्ट ईयर अपने कॉलेज टॉप किया था मोहम्मद अमन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना। एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई से क्या गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा? ये जिस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूं तुमको, एग्जिट एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं, हर चीज क्वालिफाई उसी से हो जाएगी। HNCP 39 नंबर, बहुत बढ़िया है ना। इसी तरह से प्रखर 37 नंबर, CPM 38 नंबर, बहुत बढ़िया है। इसी तरह नाम रोशन करते रहो, पढ़ाएंगे हम और नाम रोशन होगा तुम्हारे कॉलेज का। कॉलेज वाले बोर्ड लगा देंगे कि हमारे यहाँ के बच्चे इतना पढ़ के आए। बाद में कोई ये नहीं कहेगा कि कहां से पढ़ के आओ, कहेगा ना हम ही पढ़ाए हैं। अगले साल बच्चों से बोलेंगे। राइट, ऐसे एग्जाम देखो, शिवम 39 बायोकेमिस्ट्री में आउट ऑफ 40, ये इस नंबर से खुश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर यही परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली तुम्हारा एग्जाम तक आया, और सोच के देखो, जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि जैसे फर्स्ट ईयर में, भाई मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ाता था, बाकी के सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता था। हमारे बच्चे 80 में 79 नंबर, कोई ना कोई बच्चा हर साल 80 में 79 नंबर लाता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, हर साल का है। तो मेरा कंसर्न ये है कि सिर्फ यही नहीं, 100 में 92 नंबर, 95 नंबर, 98 नंबर आउट ऑफ 100, ये लेके आओ, तब मजा है। लोग उस समय मतलब कहते ना कि एकदम सारी सीमाएं तोड़ दो, ताकि लोग पूछने को मजबूर हो जाए कि कहां से, किस कॉलेज के पढ़े हो भाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, कॉलेज का नाम रोशन होना चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे स्टूडेंट तुम तब बने हो, बाद में बने हो, पहले उस कॉलेज के स्टूडेंट हो। लेकिन ये जब नंबर आ जाए ना, तब वाकई में खुश होने की जरूरत है। राइट, मतलब 92 से नीचे समझौता नहीं, इतना तो नंबर आना ही चाहिए, मजा तभी है, बाकी तो सब नॉर्मल है। यस असद, तुम तो पहले से ही हो। यस, 95 नंबर, मतलब लोग तुम्हारी जब मार्कशीट देखें, 98 नंबर बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि स्कोर होता है उसमें, बायोकेमिस्ट्री में खूब स्कोर होता है, 98 नंबर फार्माकोलॉजी में, इस तरह स्कोर करो। हॉस्पिटल फार्मेसी में 92 नंबर, 95 नंबर, मेहनत जारी रखो, सब कुछ होगा। वीडियो रुक रहा है क्या? एक बार मैं रिफ्रेश करूं। अभी ठीक है? फार्माकोग्नोसी में 96 आए हैं, गुड। इसी तरीके से आएंगे। खैर चलो, अब हम लोग फाइनल पे फोकस करेंगे ना। सेशनल तो छोटी मोटी चीजें हैं। यस, सबकी बार बेटी है ना, टारगेट सभी। चलो भाई, न्यूक्लिक एसिड नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड दैट सर्व एज द प्राइमरी इंफॉर्मेशन कैरिंग द मॉलिक्यूल इन द सेल। मींस हम कहते हैं ना कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, लोग कहते हैं कि ये अपने पापा की तरह दिख रहा है, ये अपनी मम्मा की तरह दिख रहा है, ये अपने ग्रैंडफादर की तरह दिख रहा है, इसके नेचर इस तरीके का है, इसमें ये क्वालिटी है। ये सब कहां से? पेरेंट्स की क्वालिटी बच्चों तक पहुंचती है, किसकी वजह से? इस न्यूक्लिक एसिड की वजह से। ये कोई केमिकल, मतलब कोई सिंथेटिक केमिकल नहीं है। राजू को अभी भी वीडियो में प्रॉब्लम है क्या? किसी और को भी है? ऑटो पे अपना वीडियो लगाओ, ऑटो पे क्लियर हो जाएगा, या
पिक्सल गिराओ या अपना नेट चेक करो, एक बार फ्लाइट मोड पे लगा के वीडियो को वापस से सही करो, देखो सही हो जाएगा। क्लियर ना? तो ऑफ स्प्रिंग में यस ड्यू टू जीन्स है ना, बाकी सबको कोई इश्यू नहीं है। राजू अपना इंटरनेट चेक करो। ओके, न्यूक्लिक एसिड नेचुरली अकरिंग केमिकल कंपाउंड है, ये किसी लैब में बनाया हुआ नहीं है, ये हमारी बॉडी में है। दैट सर्व क्या करता है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी की, जिसको हम बोलते हैं जीन्स। राइट, क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं ना, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक या एक सेल से, भाई हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस है, सभी सेल्स आपको पता है कि हम लोग प्रोकैरियोट्स से एडवांसमेंट होके यूकैरियोट्स में है, थे ना, क्या है कि यूकैरियोट्स में है। यस प्रेम भूषण बोलो भाई, यूकैरियोट है और जितनी भी सेल्स हमारी कैसी हैं, न्यूक्लिएटेड है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भाई, न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। हमारी बॉडी में कौन सा काम किस तरीके से होगा, कौन सा काम किस तरीके से होगा, किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होगी, किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक होगी, ये सब कौन बताएगा, इनहेरिटेंस है ना। कौन बताएगा, हमारा डीएनए बताएगा। डीएनए मैसेज देगा आरएनए को, और आरएनए हमारी न्यूक्लियस के बाहर आएगा और सेल्स को बताएगा कि इस तरीके से काम करना है। ओके, ठीक, दे प्ले द स्पेशली इंपॉर्टेंट रोल इन डायरेक्टिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। कभी कभी चेहरे का नेचर है ना, टू मेन क्लासेस, इसकी दो मेन क्लासेस होती हैं बेसिकली हमारे न्यूक्लिक एसिड को, जिसको हम बोलते हैं डीएनए आरएनए, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दो हैं हमारे। ओके, न्यूक्लिक एसिड आर द मैक्रोमोलिक्यूल, क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। ध्यान से, मैसेज बंद करो अभी, है ना, मैसेज बंद करो, आराम से बाद में 5 मिनट दूंगा, मैसेज कर लेना। अभी मैं मैसेज वैसे भी नहीं देखने वाला, पढ़ाई करो। राइट, ठीक, ऑल लिविंग सेल्स इन द कॉम्बिनेशन विद प्रोटीन विद द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेसिक अमीनो एसिड टू फॉर्म द न्यूक्लियो प्रोटीन। और न्यूक्लियो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन में हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट, जैसे प्रोटामीन या हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन बैकबोन बनाने के काम में आती है डीएनए के। अभी हम डीएनए का जब वाटसन क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल देखेंगे, स्टेयर केस मॉडल जिसको बोलते हैं, वहां पे हमें ये सारी चीजें और बेटर क्लियर हो जाएंगी। पता ना, कहीं दिमाग नहीं लगाना है, कहीं पे दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझो। न्यूक्लिक एसिड कोई पूछे क्या होता है, भाई डीएनए आरएनए होता है। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। खत्म बात, ज्यादा कुछ है ही नहीं। क्या काम है इनका, ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन को एक सेल से सेल के बाहर या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाने में मदद करते हैं। न्यूक्लिक एसिड आर द लॉन्ग चेन ऑफ द पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल। याद रहे, पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल, यानी ये किससे मिलकर बने हैं, मोनोमेरिक से, है ना। हाई की जगह पर ह्यूज लिखा है, तो हाई पढ़ लेना, कहां पे है, चलो देखते हैं, है ना। ठीक, तो क्या है, मोनोमेरिक, याद रहे, मोनोमर क्या है, इसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड को पॉलीमर। पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल है, इसी पॉलीमेरिक की वजह से इसको हम माइक्रोमॉलिक्यूल की कैटेगरी में डालते हैं। क्या है, ध्यान से देखो, पॉलीमेरिक मतलब इसका कुछ मोनोमेरिक होगा, यानी इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट कुछ होगी जिससे मिलकर बना। तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है इसकी, न्यूक्लियोटाइड। क्या है, न्यूक्लियोटाइड, है ना। अभी आगे चल के न्यूक्लियोटाइड क्या है पता चलेगा तुमको, न्यूक्लियोसाइड क्या है पता चलेगा तुमको, प्यूरिन क्या होता है और पिरिमिडीन क्या होता है, डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है, ये सब चीजें पता चलेंगी। बिल्कुल आराम से केवल सुनते रहो बस। ओके, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं।
पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल। पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल क्यों? क्योंकि ये मोनोमर से मिलकर बना है, और मोनोमर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। मतलब हमारे जो न्यूक्लिक एसिड हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए हैं, बराबर। न्यूक्लियोटाइड से, जैसे हमारी बॉडी है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? एक सेल होती है, राइट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? किससे मिलकर बना है? मोनोमर से बना है। उसी तरीके से ये जो हमारे जो न्यूक्लिक एसिड हैं ये किससे मिलकर बने हैं? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं। न्यूक्लियोटाइड एक सिंगल यूनिट है, एक सिंगल यूनिट है, और इस तरीके की कई सारी यूनिट मिलती हैं तो पॉलीमर बनता है। इसको हम सिंगल यूनिट या मोनोमर बोल सकते हैं, है ना, मोनोमर बोल सकते हैं। और मोनोमर मिलके, ढेर सारे मोनोमर मिलके पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसी पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? सर आपने आज नहाया है? ये तुम लोग बेवकूफ वकूफ हो गया है? सर आज आपने नहाया है? अबे मुझे ये भी नहीं याद है आज तक कि मैंने कब नहीं नहाया था, ठंडी पड़े चाहे जो। बात समझे? तो तुम लोग अपने पे ध्यान दो और बेसिक पढ़ाई पे ध्यान दो। नहाया है नहीं नहाया है, पागल हो गए हो? मतलब कुछ लोगों को मतलब क्लास डिस्टर्ब करनी, बस कुछ भी लिखना है मैसेज। हाँ भाई देखो ध्यान से, फिर से एक बार है, चलो कोई बात नहीं भाई। जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना है? छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना है, छोटी छोटी ढेर सारी यूनिट से मिलकर बना है। एक सिंगल यूनिट को, है ना, है ना, एक सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं? मोनोमर। मोनोमर। और न्यूक्लिक एसिड के जब मोनोमर की बात किया जाए तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, है ना, न्यूक्लियोटाइड। और ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं तो उसको क्या बोलोगे? एक न्यूक्लियोटाइड है तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे हो गए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली न्यूक्लियोटाइड, तो कह सकते हो कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पेंटोस सुगर एंड न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही पेंटोस सुगर होती है। पेंटोस सुगर प्लस न्यूक्लिक एसिड कुछ नहीं होता है ना? क्लियर? न्यूक्लिक एसिड आर द मैक्रोमो, क्लियर हो गया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोल सकते हो। एक फेडरिक मिक्सचर साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1869 में आइसोलेट किया था न्यूक्लिन फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल। किसी बीमारी का ये क्या स्टडी कर रहे थे, किसी बीमारी की स्टडी कर रहे थे। उस बीमारी की जो पस की सेल्स थी, जिसके अंदर पस भरा था, जिसको हिंदी में बोलते हैं मवाद भरा है ना, मवाद भरा है, तो उसकी स्टडी कर रहे थे। उससे उन्होंने न्यूक्लियस निकाला और उसके अंदर उनको कुछ खास चीजें मिली जिसकी वजह से उस कैरेक्टरिस्टिक पूरी सेल की उनको पता चल गई। उसका नाम दिया उन्होंने स्टार्ट में न्यूक्लिन। किसने नाम दिया? फेडरिक मिक्सचर ने। न्यूक्लिन वाज द शोन टू हैव द एसिडिक प्रॉपर्टी, हेंस नेम एज द न्यूक्लिक एसिड। पहले नाम पड़ा इसका न्यूक्लिन, राइट। इस न्यूक्लिन के अंदर उस पस सेल की सारी इंफॉर्मेशन थी, और उसके बाद जब उसकी प्रॉपर्टी देखी गई तो उसका नेचर एसिडिक था, और एसिडिक नेचर की वजह से पहले नाम दिया न्यूक्लिन, और एसिडिक नेचर की वजह से उसका नाम पड़ गया न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम पड़ गया? न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? तो न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, ये सब क्लियर है ना? चलो भाई आगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो क्लासिफिकेशन में आरएनए और डीएनए दो चीजों पे ध्यान दो। आरएनए और डीएनए दो चीजों पे ध्यान दो। आरएनए और डीएनए का बेसिक डिफरेंस, एक होता है, देखो पेंटोस सुगर है यानी 5 मेंबर्ड रिंग है ना, क्या है?
पेंटोज शुगर है यानी 5 मेंबर्ड रिंग। क्लियर, 5 मेंबर्ड रिंग है। इसमें खाली ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे ये है राइबोज शुगर। राइबोज शुगर, अगर इस राइबोज शुगर से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाए, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है, डीऑक्सी, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सी है, और ऑक्सीजन रिमूव किया तो डीऑक्सी हो जाएगा, और यही ऑक्सीजन रिमूव होता है तो बन जाता है डीऑक्सी राइबोज। राइबोज ये भी है, राइबोज ये भी है, और राइबोज ये भी है। इसमें फर्क क्या है, डीऑक्सी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया है किस पोजीशन से, दूसरी पोजीशन से। बाकी दोनों के स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों राइबोज शुगर हैं, दोनों राइबोज शुगर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे राइबोज शुगर में यहां पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और रिमूवल को बोलते हैं डी, है ना, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्लियर है, राइट। तो ये है स्ट्रक्चर किसका, राइबोज शुगर का। ओके, राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं आरएनए की, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए तुमने शुरू से सुन के रखा है भाई, आरएनए मॉलिक्यूल आल्सो कंपोज्ड ऑफ द फास्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर एंड सम साइक्लिक बेसेस कंटेनिंग नाइट्रोजन। साइक्लिक बेसेस जैसे कौन से हैं, एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, और यूरेसिल हो गया। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये हैं आपके बेस। कौन से बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। तो क्या क्या भाई, फास्फोरिक ग्रुप हुआ, पेंटोज शुगर हुआ, और नाइट्रोजनस बेस। किससे मिलकर बना है, भाई आरएनए पूछा जाए किससे मिलकर बना है, फास्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस कंपाउंड, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड भी तो यही है भैया, जिसमें क्या है, नाइट है, यस, यूरेसिल। यहीं पे अगर डीएनए आ जाता तो यू की जगह टी हो जाता, थायामीन हो जाता। क्लियर ना, अगर यहां पे डीएनए की बात करते हम तो और कहीं कोई चेंज नहीं, मेन चेंज क्या आता, नाइट्रोजनस बेस में चेंज आ जाता और यूरेसिल की जगह थियामीन हो जाता। क्लियर है दोनों में डिफरेंस, यस, डीएनए में यूरेसिल की जगह थियामीन हो जाता। ये बेसिक डिफरेंस याद रखना, आरएनए और डीएनए में इस पॉइंट पे चेंज होता है। आरएनए फोर्थ बेस इज द डिफरेंट फ्रॉम द डीएनए। फोर्थ बेस कौन सा है, यूरेसिल होता है, यूरेसिल चेंज होता है डीएनए में। आरएनए जनरली कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड, जनरली कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड, जबकि कई बार वो बैक साइड को फोल्डेड होता है जिसकी वजह से डबल हेलिक्स दिखता है, बैक साइड में फोल्ड हो जाता है जिसकी वजह से डबल हेलिक्स दिखता है। देयर आर द 3 टाइप ऑफ आरएनए। कितने, 3 तरीके के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए किस तरीके से राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, मैसेंजर आरएनए मैसेज, डीएनए का मैसेज लेके जाते हैं राइबोसोम तक किस तरह, और ट्रांसफर आरएनए ये मैसेज को ट्रांसक्राइब करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, राइट, यस। अब बहुत ज्यादा डीप में उसमें जाना नहीं, जब हम आरएनए पढ़ेंगे तो वहां देख लेंगे। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, भाई देखो ध्यान से, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थियामिन, बराबर हो गया, है ना। और फर्क कहां, दूसरी पोजीशन पे डीऑक्सीराइबोज शुगर। यही 2 बेसिक डिफरेंस थे, एक नाइट्रोजनस बेस में और राइबोज शुगर में। वहां पे राइबोज शुगर है दूसरी पोजीशन पे, यहां पे डीऑक्सीराइबोज शुगर, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। बेस एंड देयर अरेंजमेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द डीएनए, बेस का अरेंजमेंट चेंज है क्योंकि फोर्थ बेस में वहां यूरेसिल था, यहां थियामिन है, राइट। और ये कैसे हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक मैसेज। इंपॉर्टेंट रोल इन स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या है, हार्ड डिस्क है। तुम्हारे फादर मदर के अंदर जो डीएनए है वो हार्ड डिस्क है, जब ऑफ स्प्रिंग में यानी बच्चों में जब जाते हैं तो वो हार्ड डिस्क ट्रांसफर हो जाती है। इसीलिए
बहुत सारे बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्टली अपने फादर या मदर से मिलती है, कई लोगों की तो डिट्टो कई जनरेशन तक मिलती है। यानी जिस जनरेशन तक वो हार्ड डिस्क यानी वो पोर्शन, वो कोडान, वो जीन्स ट्रांसफर हुआ, वो कोड्स जहां तक ट्रांसफर हुए वहां तक एग्जैक्टली सिमिलर, राइट। ठीक है। डीएनए हैज द डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। कैसा? डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर विच स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर दोनों रहते हैं। और किसने दिया था ये स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर दिया था वॉटसन एंड क्रिक। इसी के नाम से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का नाम वॉटसन क्रिक मॉडल पड़ा था, या वॉटसन क्रिक डीएनए स्ट्रक्चर, राइट। फंक्शन क्या है भाई न्यूक्लिक एसिड का? न्यूक्लिक एसिड का हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रिजर्व करके रखते हैं आगे की जनरेशन के लिए। दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये स्ट्रक्चर समझा दें, ये स्ट्रक्चर भी आएगा वॉटसन क्रिक का, है परेशान हो। डबल हेलिक्स मॉडल, वॉटसन क्रिक मॉडल, ये तो तुम्हारे क्वेश्चन देखो, कल बायोकेमिस्ट्री का जो दिखाया था वॉटसन क्रिक मॉडल पूछा गया था कि नहीं? उसमें राजस्थान का पेपर मैंने दिखाया था, उसमें वॉटसन क्रिक मॉडल पूछा गया था। परेशान नो, दिखाऊंगा समझाऊंगा भी, ठीक। लेकिन न्यूक्लिक एसिड के फंक्शन तो जान लो। मिलियंस ऑफ ईयर तक, है ना, मिलियंस लाखों सालों तक ये प्रिजर्व करके रखते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करके रखते हैं लाखों सालों तक। सोच के रखो, न जाने कितनी जनरेशन निकल जाएंगी। वेरियस सेलुलर फंक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डीएनए। बहुत सारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, बहुत इजी है ना, ठीक है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है वही डीएनए आरएनए तुम्हारा है, राइट। तो डीएनए आरएनए न्यूक्लियस सेल के अंदर, भाई जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। जो सेल के अंदर के जितने भी फंक्शन होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? हमारा न्यूक्लियस करता है। तो जो डीएनए है यानी न्यूक्लिक एसिड है, जो न्यूक्लियस का मेन पार्ट है, वो सेलुलर फंक्शन को, फंक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डीएनए, किसके? सेल के। दे टेक पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम आरएनए इन बॉडी। डीएनए ऑर्डर देता है, मैसेज देता है आरएनए को, और आरएनए फिर, डीएनए कहीं बाहर नहीं घूमने जाता, न्यूक्लियस के बाहर निकलता है कौन? आरएनए निकलता है, और आरएनए सबसे काम करवाता है। कह सकते हो कि डीएनए किंग है और आरएनए उसका वजीर है ना। आरएनए इसका वजीर है। न्यूक्लियोटाइड आर द प्रिकर्सर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड से क्या बनना है? न्यूक्लिक एसिड। यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट न्यूक्लिक एसिड की कोई पूछे तो क्या, अगर एमसीक्यू में पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? न्यूक्लियोटाइड। एक होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड एक होता है न्यूक्लियोसाइड। जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है वो सब मैं बताता चलता हूं कि कहां तुमको कंफ्यूजन हो सकता है, राइट। कहां कंफ्यूजन तुमको हो सकता है, तो यह चीजें ध्यान रखना। यस, जेनेटिक, जाहिर सी बात है, जब अच्छी चीजें ट्रांसफर होंगी सिर्फ माँ बाप के अच्छे गुण ही लोगे, बुराइयां नहीं। तो जेनेटिक बीमारियां भी ट्रांसफर होती हैं जीन्स से। ये तो डिपेंड करता है कौन सा जीन्स ट्रांसफर हुआ है, राइट। प्रिकर्सर का मतलब इसी से बना है, रॉ मटेरियल कह सकते हो, है। ये जोड़ जोड़ के बना है। जैसे भाई अगर सब्जी का प्रिकर्सर बोल दिया, आलू की सब्जी का प्रिकर्सर बोल दिया जाए तो क्या है? वो आलू है। आलू कच्चा है, बढ़िया रेसिपी बना के पका के बढ़िया खा लिया, है ना। तो ये प्रिकर्सर है, इसी से मिलकर बना है, शुरुआत इनिशिएटिव यही है। ओके। न्यूक्लिक एसिड आर द कंसर्न विद द स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन में चाहे आदत अच्छी हो, टैलेंट हो या बीमारी हो, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। कंपोजिशन की बात करो भाई, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड द सब्सटेंस विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक। देखो यहां पे
किससे किससे मिलकर बना है? ऑक्सीजन, फास्फोरस, और ये जो जो राइबोस शुगर है ये क्या है? ये देखो ये क्या है? ये कार्बन है, ठीक। हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक। तो इनसे मिलकर बना है, ये मटेरियल्स हैं, इनसे मिलकर बना हुआ है। और इसमें क्या क्या होता है भाई? फास्फेट होता है, राइबोस शुगर होता है, और नाइट्रोजनस बेस होता है। राइट, फास्फेट, राइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बना होता है आपका न्यूक्लिक एसिड। परेशानो, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इंटर में अगर पढ़ा है तुमने, 10th और 12th में भी पढ़ा है, तो उसके बाहर का कुछ नहीं है। और नहीं पढ़ा है, भूल गए हो, तो सारी चीजें यहाँ पे रिकॉल हो जाएंगी। ओके, सारी चीजें यहाँ पे रिकॉल हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। न्यूक्लिक एसिड द सब्सटेंस हाई मॉलिक्यूलर वेट काहे का, क्या क्या गिनाया हमने? कार्बन दिखाया, हाइड्रोजन दिखाया, ऑक्सीजन दिखाया, नाइट्रोजन दिखाया और फास्फोरस दिखाया। राइट, नाइट्रोजन इज फॉर्म 15 से 16%, 15 से 16%। फास्फोरस कितना? 9 से 10%। ऑन हाइड्रोलिसिस इधर एंजाइम, या तो एंजाइम से हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, किसी डाइल्यूट एसिड से कर सकते हो, या हीट से कर सकते हो। यस, यही है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, फास्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लिक एसिड यील्ड द ग्रुप ऑफ कंपाउंड नोन एज न्यूक्लियोटाइड। अगर न्यूक्लिक एसिड की हाइड्रोलिसिस की जाए, है ना, तो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, इस तरीके से ये सारे क्या बने हुए हैं? सॉरी, न्यूक्लियोटाइड है ना, ये सब क्या है? न्यूक्लियोटाइड, 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 ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से काहे से जुड़ा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से। जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और क्या हमको मिलेगा? फाइनली न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? न्यूक्लिक एसिड यील्ड द ग्रुप ऑफ कंपाउंड नोन एज न्यूक्लियोटाइड। कहां से? ऑन द हाइड्रोलिसिस विद एंजाइम्स, या तो हीट कर दो या हाइड्रोलाइज कर दो। ठीक, न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। कौन कौन सा पार्ट? जो बताया हमने, ठीक। कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड किससे किससे मिलकर बना है। देखो ध्यान से, क्या कहता है? न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, हेटेरोसाइक्लिक बेस। अब जब हेटेरोसाइक्लिक, तुमने क्या पढ़ा है? एडेनिन, गुआनिन, थियामिन, साइटोसिन, यूरेसिल। राइट, अब थियामिन, यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन की जगह वो हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस लिख दे, या हेटेरोसाइक्लिक रिंग लिख दे, कंफ्यूज हो जाओगे। जबकि फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में खूब सारा प्यूरिन का स्ट्रक्चर इस तरह देखा कि नहीं देखा? देखा है ना? प्यूरिन पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर देख रखे हैं भाई। इसको कट कर दो तो ये हो गया पिरिमिडीन। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? 1,3 पोजीशन पे नाइट्रोजन क्या है? 1,3 पोजीशन पे नाइट्रोजन मतलब पिरिमिडीन, और उसके साथ इसको जोड़ दो तो यस, है ना? तो बेस हो गया। अब नाइट्रोजनस बेस लिखा जाए तो बहुत बढ़िया है, अगर हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस रिंग लिख दिया जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, इस बार इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ हेटेरोसाइक्लिक बेस, शुगर, फास्फोरिक एसिड या फास्फेट। फास्फोरिक एसिड या फास्फेट। अगर यस हेटेरोसाइक्लिक बेस लिख दिया जाता है तो बच्चों को लगता है ये गलत है, और क्रॉस मार्क किया जाते हैं। एक बार क्वेश्चन इसी तरह पूछा गया था एमसीक्यू में, और ज्यादातर बच्चों ने बड़ी गलती कर दी थी। बात समझे कि नहीं? फर्स्ट ईयर की क्लास जिसने मुझसे ली है, मेरा दावा है कि आज भी वो सारे बच्चे कम से कम 50% स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी आज भी लिख सकते हैं, गारंटी है मेरी।
यस, नाइट्रोजनस बेस दो तरीके के, प्यूरिन पिरिमिडिन, बताएंगे आगे, पता ना, कोई जरूरत नहीं आगे आगे चलने की, बिल्कुल आराम से पढ़ाई करो, है ना, बिल्कुल आराम से, सब बेस भी बताएंगे, पहले एक एक की जहां जहां कंफ्यूजन हो सकता है वो पॉइंट जानना जरूरी है, पढ़ने को तो सब पढ़ लोगे, राइट। चलो भाई, हाँ, तो हेट्रोसाइक्लिक बेस लिख के आ जाए। हेट्रोसाइक्लिक क्यों है? क्योंकि यहां पे कार्बन हटा के हेट्रोसाइक्लिक एटम लगा हुआ है। अब यहां चाहे नाइट्रोजन लग जाता, चाहे सल्फर लग जाता, चाहे ऑक्सीजन लग जाता, चाहे फास्फोरस लग जाता, तुमको पता है ये रिंग हेट्रोसाइक्लिक ही होगी। तो नाइट्रोजन लगा इसलिए हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। और कौन कौन से इसमें? प्यूरिन और पिरिमिडीन हो गए। दो तरीके के नाइट्रोजनस बेस हैं, सुगर और फास्फोरिक एसिड। ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड नहीं है। कई बार एमसीक्यू में न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस पूछ लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। जैसे सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, वैसे ही न्यूक्लियोटाइड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है न्यूक्लिक एसिड के, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड मिलकर बने हैं न्यूक्लिक एसिड, ढेर सारे तो न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ? मोनोमेरिक यूनिट हुई। मोनोमेरिक यूनिट का मतलब एक सिंगल यूनिट, यानी मोनोमर हुआ। कोई क्वेश्चन में पूछ ले कि न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या होगा, स्ट्रक्चर याद करने की कोई जरूरत नहीं, ये सब मैंने बताया इसलिए ताकि तुमको याद रहे, है ना। जिन्होंने मुझसे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में पढ़ा है वो याद कर लेना। भाई ये पेंटोज शुगर कार्बोहाइड्रेट में मैंने तुमको बता रखा है, फास्फेट में कुछ है ही नहीं याद करने में। प्यूरिन का स्ट्रक्चर सबको पता है जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, राइट। तो जिन्होंने मुझसे फर्स्ट ईयर पढ़ा है वो याद कर लेना, जिसको टफ लगे बिना इसके भी काम चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं। ओके, तो अगर पूछे न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या है, तो मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले, एमसीक्यू में पूछ ले, मैच द फॉलोइंग्स में पूछ ले, तो आपको बता देना है, ठीक। कंपोजिशन न्यूक्लियोटाइड हमने बताया, राइबोस शुगर, जिसको हम कहीं कहीं राइबोस शुगर लिखा रहता है, कहीं कहीं पेंटोस शुगर रहता है। नितेश चौहान तुम्हारे सब्जेक्ट से नहीं मिल रहा है। तुम्हारे सब्जेक्ट से क्या नहीं मिल रहा बताओ? अगर तुम इंडिया के अंदर कहीं से भी डिफॉर्म कर रहे हो और तुम सेकेंड ईयर में हो, पूरे इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज हो, हर जगह यही सिलेबस है। और इसके अलावा अगर दूसरा सिलेबस कोई पढ़ा रहा है तो वो तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक ही है, जो कि अब क्या है? कमीशन बन गया है, राइट। ठीक है, तो अगर तुम्हारे सिलेबस से नहीं मिल रहा तो पीसीआई की साइट से सिलेबस डाउनलोड कर लेना, कंफर्म है ये चीज, है ना। इसके अलावा दूसरा कोई सिलेबस नहीं है, इंडिया के किसी कोने में चले जाओ। हम तो यूपीबीटी में बैठे हैं, अभी देखो हमने झारखंड का पेपर कराया अभी दिसंबर के लास्ट में, राइट। कर्नाटका बोर्ड का पेपर कराया दिसंबर लास्ट, जनवरी के फर्स्ट वीक में। अभी रनिंग में राजस्थान बोर्ड चल रहा है और मैं बैठा कहां हूं? यूपीबीटी में। तो सब कुछ तो कवर कर दिया बेटा, तो अब तुम कहां से हो ये सोच के रखो, राइट। अब देखो भाई, राइबोस शुगर लिखा रहता है, कहीं कहीं पेंटोस शुगर रहता है, तो कंफ्यूज मत होना। नाइट्रोजनस बेस लिखा है, कहीं कहीं हेट्रोसाइक्लिक रिंग लिखी रहती है या हेट्रोसाइक्लिक बेस लिखे रहते हैं। ठाकुर पब्लिकेशन, यार देखो मैं किसी भी बुक पे कमेंट नहीं कर सकता, जितना मैं पढ़ाता जाता हूं उतना तुम पढ़ते रहो बस, अगर वाकई में पास होना है, बाकी तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे मेरी क्लास लेके बिना किसी किताब को रेफर किए, ये मेरी गारंटी है, राइट। बिना किसी किताब को रेफर किए एग्जिट एग्जाम भी निकालोगे और अपना सेकेंड ईयर भी बहुत अच्छे नंबर से पास होगे, इसलिए किताबें ढक के रख दो, मैं यही कहूंगा, बाकी मर्जी सबकी है। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पढ़ी है मुझसे ना? गुड, है ना। सिलेबस जिसके पास ना हो मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगा सिलेबस, अपने अपने कॉलेज के सिलेबस से मिला लेना। देखो भाई, राइबोस शुगर की जगह पेंटोस शुगर होगा तो कंफ्यूज मत होना एमसीक्यू में। नाइट्रोजनस बेस की जगह हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा तो कंफ्यूज मत होना। फास्फोरिक एसिड की जगह फास्फेट लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना।
बात समझे कि नहीं? ये डिफरेंस है जो बदल बदल के आ सकते हैं, जहां तुम कंफ्यूज हो सकते हो। इट इज द फास्फेट ईस्टर ऑफ द न्यूक्लियोसाइड। देखो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है, ध्यान दो, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट। इसका मतलब हमने तुमको अभी बताया न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड बताया भाई कि फास्फेट, राइबोस, शुगर और बेस। और अभी तुमने देखा न्यूक्लियोसाइड, है ना? न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट, माइनस फॉस्फेट। मतलब ये कि ये फॉस्फेट, राइबोस, शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक। और न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो इसमें से क्या करो, ये फॉस्फेट ग्रुप हटा दिया, अगर तुमने फॉस्फेट ग्रुप हटा दिया तो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, राइट। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या है भाई? पेंटोस, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। डिफरेंस याद रखो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का। किस दिन क्लास लगेगी फार्माकोलॉजी की? अब ये तो ये यूनिट खत्म हो जाए और तुम में से बच्चों की रिक्वायरमेंट होगी कि सर अगली क्लास फार्माकोलॉजी की चालू कर दो, तो फार्माकोलॉजी चालू हो जाएगी, है ना? जैसे ही यूनिट खत्म होती है मैं खुद बच्चों से पूछता हूं कि भाई अगला सब्जेक्ट कौन? ठीक है, क्लियर है? न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड पता है, इसी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है न्यूक्लिक एसिड, और इस न्यूक्लियोटाइड से फास्फेट हटा दो काट के तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। सोनू मौर्य कुछ नहीं है, देखो ध्यान से। सोनू को न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड नहीं समझ में आया। ठीक, नहीं समझ में आया? आप समझो, ये देखो फास्फेट, राइबोस, शुगर, नाइट्रोजनस बेस मिला दो, न्यूक्लियोटाइड। ठीक, न्यूक्लियोटाइड में क्या? फास्फेट प्लस राइबोस, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। क्लियर? न्यूक्लियोटाइड। अब बात करें न्यूक्लियोसाइड की, तो इस फास्फेट ग्रुप को हटा दो, सिर्फ राइबोस, शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिला दो तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। क्लियर है? डिजिटलिस थेरेपी क्या है? अरे बायोकेमिस्ट्री की क्लास में डिजिटलिस थेरेपी का क्या करेंगे हम, हैं? डिजिटलिस थेरेपी में कार्डियोटॉनिक्स है, डिजिटलिस है। यस, न्यूक्लियोटाइड है ना, पेंटोस शुगर। यस, बिल्कुल सही। वीडियो लॉन्ग होने में दोबारा उसमें फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन है। यस मोहम्मद अमन, फास्ट फॉरवर्ड का ऑप्शन है, उसमें 1x 2x पे देख सकते हो, तो फास्ट करके देखो, राइट। न्यूक्लियोटाइड में पेंटोस शुगर, सबसे पहले बात करें भाई पेंटोस शुगर में क्या है? राइबोज और डीऑक्सीराइबोस शुगर। यानी राइबोस शुगर से ऑक्सीजन हटा लो तो क्या हो गया? डीऑक्सीराइबोस शुगर। पेंटोस शुगर आइदर राइबोज या डीऑक्सी। तो दो तरीके की पेंटोस शुगर होते हैं, दो तरीके की। एक है राइबोस शुगर, और इस राइबोस शुगर से रिमूव कर दो ऑक्सीजन को तो हो जाएगा डीऑक्सी राइबोस शुगर। राइबोस शुगर किस में पाया जाएगा भाई? आरएनए में पाया जाएगा। डीऑक्सी राइबोस शुगर किस में पाया जाएगा? डीएनए में पाया जाएगा। क्लियर है ना? यस, बढ़ा के देखो, स्पीड आप करके देखो, और जहां पे तुम्हें लगे कि कंसंट्रेशन की जरूरत है वहां पे नॉर्मल कर लो स्पीड, या स्किप करने का ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम बढ़ा बढ़ा के देख सकते हो। ओके, आरएनए एंड द न्यूक्लियोटाइड इज द शुगर ऑफ राइबोज। हमने क्या कहा? राइबोज शुगर किसमें?
पेंटोस राइबोस शुगर किसमें, आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोस शुगर किसमें, डीएनए में। ओके क्लियर। फिर बात करते हैं दूसरी चीज क्या है, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस के बारे में बात करेंगे हम लोग कल। दो तरीके के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक प्यूरिन होते हैं, दूसरे पिरिमिडीन होते हैं। जैसे एडेनिन गुआनिन हमारे प्यूरिन बेस हो गए, थायमिन साइटोसिन क्या हो गए, हमारे पिरिमिडीन बेस हो गए। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कल। क्लियर है ना। चलो भाई लॉन्ग नहीं करते हैं वीडियो को, और जिसको लॉन्ग लगे स्किप कर लेना, बाकी कोई समस्या हो तो मैं बैठा हूं। डीएस क्या रिप्लाई करना है, जल्दी बोलो। हाँ ठीक है, बस कर दिया। डीएस का कुछ, डीएस क्वेश्चन बताओ। यस, अब टाइप करो जिसको जो टाइप करना है। ओके, चैट पर ध्यान नहीं देंगे। डी फार्मेसी करके खुद का प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अभी ऐसा कोई नियम नहीं आया है। जो लोग ऐसा बता रहे हैं वो कंफ्यूज कर रहे हैं, अभी तक रिटन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यस, कुछ दिन के बाद जरूर हो जाएगा, तुम अपना फर्स्ट एड कर सकोगे, बट डी फॉर्म करके अभी बिल्कुल भी नहीं है। ओके चलो भाई, बाय बाय।